हेलो जोग्राफर्स, आपका स्वागत है मिस जोग्राफर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन लोग शुरू कर रहे हैं तीसरा चैप्टर के एमसीक्यूज़, जिसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत ढूंढना है। अपन को क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है। पी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इनमें से गलत कौन सा आंसर होगा? मतलब इसमें से जो कथन है वो गलत कौन सा है? और इसमें से 3 सही है, एक गलत है, आपको वो ढूंढना है। तो वैसे तो आपके सामने आंसर है, इस बार जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो भी आंसर बनाई है, फिर भी क्यों है वो गलत ये भी अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये बी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। पी तरंगे जो है वो प्रकाश तरंगों जैसी नहीं होती, बल्कि ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है। और ध्वनि तरंगे जो है उनकी विशेषताएं क्या है? ये तीनों में, यानी कि ये ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। और ये ऐसा कौन करती है? ऐसे ध्वनि तरंगे करती है। उसी तरह ये पी तरंगे जो है भूकंप की, ये भी तीनों से गुजर सकती है। इसीलिए इनको प्रकाश तरंगों की तरह नहीं, ध्वनि तरंगों की तरह माना जाता है। तो ऑप्शन क्या गलत हो गया अपने पास? बी गलत हो गया। अब देखते हैं इन कथन को एक बार से। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है। इनको प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं इसी कारण से। और पी तरंगे जो है वो तीनों तरह के पदार्थों से गुजर सकती है। ठीक है, नीचे विश्लेषण भी दिया हुआ है, आप देखिए। भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, पी तरंग और एस तरंग। यानी पी यानी प्राइमरी तरंग, एस यानी सेकेंडरी तरंग। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और पतन पर, यानी कि जो धरातल है उसके ऊपर सबसे पहले पहुंचती है। और पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और लिखा है, देखिए। पी तरंगे जो है ध्वनि तरंगों की तरह होती है, अर्थात दूसरा कथन जो है वो गलत था। और ये ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। यानी जो कथन दिए हुए थे उनका एक्सप्लेनेशन है, ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, भूगर्भीय अस्तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इसमें भी गलत ढूंढना है। तो अस्तरंगे जो है उसके बारे में कुछ कथन दिए हुए, जैसे अस्तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ के अंदर, ये ठोस माध्यम होता है उसी के अंदर जो है चल सकती है। अस्तरंगे जो है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, क्योंकि इनसे शैलों का विस्थापन होता है। तो 3 तरह के अपने पास कथन दिए हुए हैं। कथन क्या है कि ये अस्तरंगे पी तरंगों के बाद आती है क्या धरातल पर, और क्या ये केवल ठोस में चल सकती है, और क्या ये ज़्यादा विनाशकारी है क्योंकि इनसे सेलों का विस्थापन होता है। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो है गलत कौन सा है। इसके अंदर गलत है ये ओनली तीसरा। कैसे? देखो, ये ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती। ठीक है, ये जो है अस्तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, क्योंकि पी प्राइमरी है, एस सेकेंडरी है। तो प्राइमरी पहले आती है और सेकेंडरी बाद में आती है। और ये तरंगे केवल ठोस में चल सकती है। इस प्रकृति के अनुसार, इसी विशेषता के अनुसार अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाए हैं कि भाई जो नीचे है ये इस तरंगे विचलित हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं तरल पदार्थ है पृथ्वी के अंदर, लावा है, मैग्मा है। ठीक है, उसमें जो है अस तरंगे नहीं चल पाती, जबकि पी तरंगे पृथ्वी के कोर तक चले जाती है, यानी अंत तक चले जाती, अंत बिंदु तक चले जाती है पृथ्वी के नीचे, धरातल के नीचे। ठीक है, तो जबकि अस तरंगे नहीं जा पाती है। तो इसी तरह से अपन को इससे इन तरंगों की विशेषताओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी ज्ञान होता है। और ये ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती है और इनसे सेलों का विस्थापन नहीं होता। अभी देखते हैं एक बार। देखें, इसका विश्लेषण देख लेते हैं एक बार से। पहला कथन सही है कि इस तरंगे पी तरंगों के बाद है वो धरातल पे पहुंचती है, इसलिए सेकेंडरी कहलाती है। दूसरा कथन भी सही है कि इस तरंगे ठोस के माध्यम में ही चलती है। इस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी विशेषता से वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना के बारे में समझने में सहायता मिली है। तीसरा कथन जो है वो गलत है कि धरातलीय जो है अस तरंगी ज़्यादा विनाशकारी, जबकि कौन सी तरंगी विनाशकारी है? अल तरंगी, जिन्हें धरातलीय तरंगी बोलते हैं, इनको अल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको हिंदी में धरातलीय तरंगे है बोला जाता है। तो धरातलीय तरंगे जो होती है वो ज़्यादा विनाशकारी होती है और इन्हीं से सेलों का विस्थापन होता है और इमारतें गिर जाती है। धरातलीय तरंगे जो है
ये धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर सबसे लास्ट में जो है वो अभिलेखित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे धरातलीय लेखों जो तरंगों की है वो बात हो रही है। यहाँ पे जो है अस तरंगों की जगह अपन क्या कह सकते हैं, ये बात किसके लिए है, अल तरंगों के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन पूरा होता है। अपन आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। अस तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। इनमें से कौन सा सत्य है, यानी आपको ये देखना है सही कौन सा है। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही नहीं है, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों ही सही है। यानी कि जो पी तरंगी होती है वो इनके कंपन की दिशा जो है तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। जैसे कि ये पी तरंगे है, ये चल रही है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये समानांतर चलेगी कंपन की दिशा के। ठीक है, और अस तरंग है वो जिस पदार्थ में से गुजरता है उसमें अपनति और अभिनति। देखो अपनति और अभिनति यानी उभार और गर्त क्या होता है, जैसे ये इस तरह से ठीक है, ये वेव्स है। तो ये जो है ये है अपनति और ये जो है ये है अभिनति, यानी उभार और गर्त। ये उभार है और ये इसका गर्त है। ठीक है, तो ये बनाती भी चलती है, तो बिल्कुल चलती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है इनका एक चित्र इस तरह से बना हुआ, इस तरह से। फिर आगे धरातलीय तरंगे सबसे ज़्यादा, इस तरह का एक चित्र दिया था मैंने आप लोगों को। आपने नोट्स अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको उसमें से पता चलेगा। इसका थोड़ा एक बार अपन जो है विश्लेषण पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं ये। पी तरंग, अस तरंग, अल तरंग, तो इनका नाम अलग देने का कारण भी है क्योंकि इनकी विशेषता भी अलग अलग है। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, यानी जहाँ जो उसकी दिशा होती है कंपन की, वहीं उसके तरंगों की संचरण की दिशा है, दोनों एक तरफ चलती है क्षैतिज के हिसाब से। संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है और संचरण की दिशा में ही ये पदार्थ क्या डालती है, दबाव डालती है। इसके बाद यानी इस दबाव के कारण पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है और शैलों में संकुचन और फैलाव होता है। शैलों में संकुचन होता है या फिर फैलाव होता है, जिससे क्या होते हैं, भ्रंश बनते हैं, टूटती है शैलें। ठीक है, अस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। ये समकोण पे करती है। ठीक है, ये दिशा के समकोण पर बनती है, जबकि ये समानांतर बनती है। दोनों में डिफरेंस ये है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनता है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। तो अब देखो समकोण पे कंपन पैदा करेगी तो क्या बनेगा, इसी तरह से तो बनेगा ना ये, यानी एक अभिनति बनेगी, एक अपनति बनेगी। ठीक है, इसीलिए बनती है अपनति और अभिनति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगें अभिलेखित हो जाती है उन क्षेत्रों में भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा कथन है पी तरंगों का छाया क्षेत्र अस तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा है। इनमें से दोनों में से कथन जो है वो कौन सा सही है ये ढूंढना है अपन को। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये ढूंढना है। तो क्या एक कथन सही है, क्या कथन दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही सही नहीं है। तो अपन को एक कथन ढूंढना है या दो कथन ढूंढने हैं, वो अपन देखेंगे। देखो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों ही गलत है। देखो जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती, क्या नहीं होती, वो क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। शेडो क्षेत्र, शेडो जोन बोलते हैं उसको। ठीक है, जहाँ नहीं होती उसे शेडो जोन बोलते हैं। और पी तरंगों का छाया क्षेत्र अस तरंगों की छाया क्षेत्र से ज़्यादा नहीं होता, बल्कि अस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से ज़्यादा होता है। अब कैसे, आपको अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो आपको याद आएगा, मैंने इस तरह के दो चित्र बनाए हुए हैं उसमें। ठीक है, उसमें इस तरह का एक दिया हुआ है, यहाँ पे एपी सेंटर है, यहाँ से जो है वो तरंगे निकल रही है। ठीक है, फिर नीचे आ रही है, यानी यहाँ पे 103 और यहाँ पे 145 डिग्री लगाया हुआ है। और यहाँ से ये जो है वो तरंगे अंदर से गुजर रही है, यानी इस कोर से गुजर रही है। देखो इस तरह से एक चित्र था, ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने नोट्स में दिया है आपको। ठीक है, तो ये जो तरंगे है वो इस तरह से गुजरती है, ये अस तरंगे। ठीक है, ये ऊपर जाके धरातल पे बाद में जो है धरातल पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो ये इस तरह से गुजरती है और इस कोर के सहारे, पृथ्वी का ये जो कोर है रेड कलर का, इसके सहारे गुजर जाती है। ठीक है, और ये कहाँ तक चलती है, 103 या 105, एनसीईआरटी से 103 और 105 के बीच में मानती है। ठीक है,
ये इस तरह से चलती है, कौन सी, अस तरंगे, ठीक है। यहीं पे पी तरंगे अगर अपन देखें तो अस तरंगे तो इस तरह से निकल जाती है, और जो पी तरंगे है वो इस तरह से इस कोर के अंदर जाके यहाँ विचलित होती है, ठीक है। ये पी तरंगों का तो अंदर जा रही है ना, इसमें रेड वाले में यानी कोर में जा रही है ना ये, तो ये देखो ये यहाँ तक जा रही है, कहाँ तक, 145 डिग्री के आसपास ये वापस दिखने लग जाती है, यहाँ 103 से। तो ये जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, यानी मैं छाया क्षेत्र दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये देखो ये जहाँ पे बिल्कुल एक भी तरंग नहीं है। अब बताओ किसका ज़्यादा है, अस वालों का ज़्यादा है ना ये छाया क्षेत्र, जहाँ एक भी तरंग नहीं है, पी का कम है ना, तो ये क्या हो गया, कथन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना 1 ना 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। भूकंप की यानी कि सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से क्षेत्रों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है, यानी जो भूकंपीय तरंगें होती है वही अभिलेखित होती है। यदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को शैडो जोन या भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। कि वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग हो सकता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग इनके शेडोजेंस हो सकते हैं। अगर कोई भूकंप यहाँ आया है तो इसका छाया क्षेत्र यहाँ हो सकता है, अगर कोई भूकंप यहाँ आया है तो इसका छाया क्षेत्र यहाँ हो सकता है, यानी कि डिफरेंस हो सकता है इनमें, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है इसने, आगे लिखा है 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में अस तरंगें नहीं पहुँचती। वही मैंने बताया ना, यहाँ 105 डिग्री, ये 105 से यहाँ 105 तक, वापस यहाँ 105 तक, ठीक है। तो इससे परे जो है वो अस तरंगें नहीं पहुँच पाती। अस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा है। भूकंप अधिकेंद्र में 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। वही मैंने आपको बताया कि ये देखो यहाँ तक अस तरंगें आएंगी, फिर यहाँ बीच में से पी तरंगें आ जाएंगी, तो ये 105 से 145, ठीक है। इस तरह से ये छोटा सा है क्षेत्र, ठीक है, तक नहीं पहुंचती है। क्षेत्र की एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होती है। अस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि पृथ्वी के 40% भाग पर, ये जो है एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई ये 40% भाग पे फैला हुआ है पृथ्वी के, और ये आपको नोट्स में भी दिया गया है, ध्यान से देखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कोई भूकंप आ रहा है और उसका कारण है, ठीक है, आपको दिया गया है नोट्स में। ये देखिए, देखो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने से कौन सा जो है वो भूकंप आएगा। चट्टानें खिसक रही है, या तो पास आएगी या दूर जाएगी। इनको क्या बोलते हैं अपन, विवर्तनिक घटनाएं कहते हैं। तो विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं, विस्फोट कहलाते हैं या नियात। अब आगे देखते हैं। आगे अगला है खनन क्षेत्रों में अधिक खनन करने से नियात आएंगे या विस्फोट आएंगे या विवर्तनिक आएंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है परमाणु व रासायनिक विस्फोट से विस्फोट आएंगे, विवर्तनिक आएंगे, नियात आएंगे। सीधा सा दिख रहा है अपन को, अगर अपने अच्छे से नोट्स पढ़ें तो भ्रंश तल के किनारे यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके अनुसार भ्रंश तल के किनारे भूकंप आते हैं, यानी या तो प्लेटें खिसकती है दूर या तो आती है पास, तो इसे बोलते हैं विवर्तनिक की क्रियाएँ। तो विवर्तनिक की भूकंप कहलाएंगे चट्टानों के खिसकने से। दूसरा है क्षेत्रों में, खनन क्षेत्रों में अधिक खनन करने से। तो खनन क्षेत्रों में अधिक खनन करेंगे तो नियात भूकंप, आपके नोट्स में दिया गया है ये नाम भी, ठीक है, नियात भूकंप कहलाते हैं। और परमाणु रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप जो है विस्फोटक भूकंप कहलाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, ठीक है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है इसमें, यानी ये 2 तो गलत हो गए, ठीक है, ये 2 तो हो गए गलत। तो अपने पास इसने सिर्फ ये पूछा है कि छांट लीजिए कौन सा सही है, मिलाने को नहीं बोला इसने, ठीक है। तो ये छांटना है अपने को, ये पता चल गया ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। और इनमें दोनों में से क्या सही है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, भूकंप के प्रकार, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण विवर्तनिकी भूकंप आते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के भूकंप कहाँ आते हैं, टेक्टोनिक इलाकों में आते हैं, जहाँ पे प्लेटें या तो पास आ रही है या दूर जा रही है। जैसे अपना हिमालय जो है वो टेक्टोनिक क्रिया का नतीजा है, तो कभी कभी हिमालय क्षेत्र में जो है वो भूकंप देखने को मिलते हैं अपन को।
दूसरा है एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में, यानी उन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं, सारा दिन वहाँ से लावा निकलता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में आते हैं, उनको ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, ठीक है। तीसरा है खनन क्षेत्रों में कभी कभी ज़्यादा खनन कार्य कर लेने से भी भूमिगत खानों की छतें ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हें नियात भूकंप कहते हैं। ऐसा मकराना वाले तो समझ ही जाते हैं कि कई बार खानों में ज़्यादा खुदाई कर देते हैं, वो खान ढह जाती है, खान गिर जाना बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे वो जो धक्का लगता है ज़मीन को, वो ना उसे बोलेंगे नियात भूकंप। अगला है कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है, इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई रासायनिक या परमाणु अपन क्या है परीक्षण कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से भी भूमि में जो है झटका महसूस होता है, ऐसे इससे जो भूकंप उत्पन्न होता है वो विस्फोटक भूकंप कहलाते हैं। बड़े बांधों के निर्माण के कारण आने वाले भूकंप को बांध जनित भूकंप भी कहते हैं, यानी कई बार बड़े बड़े बांध बना देते हैं अपन, ठीक है, और उसका जो वेट है, उस बांध का वेट है, उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है, उस वेट की वजह से भूकंप आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बांध जनित भूकंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। प्रत्यक्ष पूछा है, देखो दो तरह के जो है स्रोत मैंने आपको इसमें दिए हैं नोट्स में और बुक में लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो अपन को प्रत्यक्ष देखनी है डायरेक्ट, तो धरातलीय चट्टानों से अपन डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि भाई पृथ्वी कैसी होगी अंदर से, ज्वालामुखी उद्गार से अपन पता लगा सकते हैं कि भाई पृथ्वी कैसी होगी, भूकंपीय क्रियाओं से पता लगा सकते हैं कि जो है पृथ्वी कैसी होगी, उल्का पिंड का जो अध्ययन है उसको करने से भी अपन को पता चल जाता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो है वो कौन है, वो जो डायरेक्ट बता रहा है कि भाई पृथ्वी का अध्ययन जो है अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि अंदर से ऐसी होगी। देखो एक तो अपन जब धरातल की चट्टान को देखते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि पृथ्वी ऐसी होगी, और ज्वालामुखी से जो उद्गार, जो लावा, जो मैग्मा बाहर आता है, जो लावा बन के बाहर आता है, उसको देखने से भी अपन को पता चल जाता है, डायरेक्ट देख रहे हैं ना अपन उसको। जबकि भूकंप की क्रिया है उसके तो तरंगों की जो पहले स्टडी करनी पड़ती है, फिर जाके अपन को समझ में आता है। उल्का पिंड है वो पृथ्वी का तो भाग है नहीं, बस ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड उन्हीं चीज़ों से बना है जिनसे पृथ्वी बनी है, उसकी प्रोसेस सेम होगी, इसलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट तो दो ही है अपने पास, धरातलीय चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और दो, एक और दो, आंसर ए। चलो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यानी कि एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष स्रोत धरातलीय चट्टान है, पृथ्वी की गहरी खुदाई से प्राप्त पदार्थ है और ज्वालामुखी उद्गार है। तो गहरी खुदाई जो है इतनी नहीं कर सकते अपन अभी तक, जो है पृथ्वी पे सबसे गहरा खड्डा अगर कहीं खोदा गया है जो कोला प्रायद्वीप है रूस का, वहाँ 12 किलोमीटर गहरा खोदा गया है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते अपन, क्योंकि नीचे जाने से क्या है ना, तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर नीचे जाएंगे ना अपन, तो अपन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान नीचे बढ़ रहा है तो अपन इंस्ट्रूमेंट्स लेके नीचे नहीं जा सकते खुदाई करने के लिए, अपनी क्षमता नहीं होती, एक मानव की क्षमता नहीं होती इतनी तापमान में रहने की, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा खुदाई नहीं हुई है, अभी तक 12 किलोमीटर की हुई है खुदाई। तो जो जितनी भी खुदाई हुई है उसके अनुसार अपन या तो उन खुदाई से जो प्राप्त पदार्थ, उस खुदाई में जो मैटर निकला है, जो पदार्थ निकला है उससे देख सकते हैं, या फिर ज्वालामुखी का जो उद्गार है उससे अपने आप जो मैटर बाहर आ रहा है उसका अध्ययन करके, ठीक है। और डायरेक्ट चीज़ है जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। अगला है पृथ्वी पर आसानी से उपलब्ध प्रत्यक्ष स्रोत जो है ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें, सीधी तो यही है जो अपन जिस चट्टान पे अपन रह रहे हैं वो है, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, या अपन कहीं खानों में खुदाई कर रहे हैं तो अपन को नीचे की कुछ चट्टानों के बारे में पता चल जाता है। पृथ्वी की अधिक गहराई में जा पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। और खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए कई टीमें जो है गहराई तक छानबीन कर रही है। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने 2 परियोजनाएं चलाई है अभी तक, ये जो है खुदाई करने के लिए या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। पहली जो है वो है गहरे समुद्र में स्टेशन डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा है समन्वित महासागरीय परिवेदन परियोजना यानी इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। जो है इन 2 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वैज्ञानिक जो है अंदर की खुदाई करके और अंदर का मैटर प्राप्त करके पृथ्वी के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त विश्लेषण से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी, ऐसी चीज़ें जो हमें नॉर्मली पता नहीं होती वो भी पता चलता है। उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है, यानी जो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है उससे भी अपन को डायरेक्ट चीज़ें पता चलती है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में।
जब भी ज्वालामुखी उद्गार में पृथ्वी के जब भी ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी के धरातल पर आता है तो प्रयोगशाला अर्पण के लिए उपलब्ध हो जाता है। यानी जब भी कोई ज्वालामुखी से कोई नया पदार्थ बाहर आ रहा है या कोई नया लावा बाहर आ रहा है तो वो जो है वो प्रयोगशाला में ले जा करके उसके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाती है, वो रिसर्च के लिए काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष, पहले अपन देख रहे थे प्रत्यक्ष स्रोत, अब देख रहे हैं अपन अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष में उल्कापिंड, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, भूकंप, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अप्रत्यक्ष है। तो अपन देख रहे हैं इसमें सारे के सारे अप्रत्यक्ष ही लग रहे हैं अपन को, क्योंकि उल्कापिंड पृथ्वी का भाग नहीं है पर पृथ्वी की संरचना जैसा मिलता जुलता है, डायरेक्ट नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र अपन डायरेक्ट तो नहीं पता कर सकते, पर चुंबकीय क्षेत्र से अपन पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे ही चुंबकीय क्षेत्र क्यों है या यहाँ पे जो है चुंबक का प्रभाव कैसा है, उस हिसाब से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो चुंबक जो है वो सीधा सा फेरम यानी लोहे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जो है अपन डायरेक्ट तो गुरुत्वाकर्षण बल को यूज़ नहीं कर सकते जाने के लिए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके द्वारा भी अपन जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भूकंप तो मैंने बता ही दिया था कि पहले इसकी जो ये तरंगे होती है PSL, ठीक है, इनका अध्ययन करते हैं अपन, उसके बाद में जो है अपन पता लगाते हैं, उनके अध्ययन से उनकी स्टडी से अपन को पता चलता है कि हाँ भाई धरातल जो है नीचे से ऐसा होगा। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है, कोई डायरेक्ट नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सारे की सारी ये चारों जो है ये अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने की। ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यानी कि विश्लेषण देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण, यानी आंतरिक पदार्थ जो है उसका जो है उसकी विशेषता कैसी है, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप, इन सब का है जो अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी होती है। खनन क्रिया के दौरान पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दाब में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थों का घनत्व भी बढ़ जाता है। तापमान, दाब, घनत्व, ये जो तीन चीज़ें ये गुणधर्म में शामिल होगी, पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म में ही। इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है, यानी तापमान, दाब और घनत्व से इस परिवर्तन की दर को मापा जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दाब, घनत्व के मान को अनुमानित भी किया है कि भाई विभिन्न गहराइयों पे जो है इतना तापमान होना चाहिए, इतना दाब होना चाहिए, इतना घनत्व होना चाहिए, अनुमानित है। ठीक है, क्योंकि अपन अंदर नहीं जा सकते, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अपन पृथ्वी की गहराई में नहीं उतर सकते, इतना तापमान अपने बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, उल्कापिंड पृथ्वी की आंतरिक जानकारियाँ प्राप्त करने का एक अन्य स्रोत है। उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। उल्का वैसे ही पदार्थ से या ठोस पिंड है, यानी सेम वैसे ही पदार्थों से बने ठोस पिंड है जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएँ जो है वो शामिल हैं। इस तरह से जो है ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी कि भाई अपन जो है तापमान, दाब और घनत्व, इस तरह के गुणधर्म हैं पृथ्वी के, जो नीचे धरातल है या जो चट्टानें हैं उनका तापमान, उनका दाब, उनका घनत्व, इससे भी अपन पता लगाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रूप में, कि भाई ये अंदर से पृथ्वी कैसी होगी। ठीक है, उसके अलावा अपन जो है गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप की क्रियाएं, इन सब से जो है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। और एक मिनट, ओके, चलो, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पे कम होता है। पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दाब, घनत्व में वृद्धि होती है। देखो, दो तरह के कथन दिए गए, एक तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में दिया गया है कि ध्रुवों पर इसका मान ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ध्रुवों पे जो है इसका मान ज़्यादा है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर धरातल में अगर अपन जितनी गहराई में जाएंगे उसी गहराई में बढ़ने के साथ साथ तापमान, दाब और घनत्व भी बढ़ जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, कथन देखो, यहाँ पे लिखा है कथन, यहाँ पे लिखा है कारण। ठीक है, इसके हिसाब से ये दिया हुआ है इसने। तो देखो कथन सही है, कारण भी सही है और कथन की व्याख्या कर रहा है। कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। कथन सही है किंतु कारण गलत है।
कथन गलत है किंतु कारण सही है, यानी ये गलत है ये सही है, या ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये अपन को देखना है। तो इसमें जो है ये दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे को क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि भाई कहीं से जुड़ाव दिख रहा है क्या, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नीचे तापमान दाब घनत्व को रिलेशन जो है इतना नहीं होता, ठीक है। तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी, है तो दोनों ही सही, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पे ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे कम होता है, और पृथ्वी के धरातल में अपन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बार जो है इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो विश्लेषण में देखो क्या है, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पे अधिक है और भूमध्य रेखा पे कम है। पृथ्वी के केंद्र में भूमध्य रेखा से दूरी अधिक है और ध्रुवों पे केंद्र से दूरी कम है, इसीलिए तो वो ओबले ऐसी है ना, ऐसे अंडाकार, यानी कि ये जो है यहाँ केंद्र से जो है देखो पृथ्वी की दूरी यहाँ से ज़्यादा है जबकि ध्रुवों से इसकी दूरी कम है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ की द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी के भीतर के पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन को पता चल गया दोनों ही कथन सही थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। चलो होती है। अगला देखते हैं, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र कहलाता है। सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का उद्गम केंद्र फोकस पर महसूस किया जाता है। ध्यान से पढ़ना इनको, देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण ही भूकंपीय तरंगें बनती है। हाँ भाई बनती है, लेकिन सबसे पहला स्थान जहाँ पर ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र नहीं कहते, उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है उन्हें एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। उल्टा दिया इसने, तो आंसर सिर्फ ये कथन एक ही सही हो गया, सत्य पूछा है तो ए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखो पहला कथन सत्य है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है, यानी अपने आप होती है भाई। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। प्राय भ्रंश के किनारों से ही ऊर्जा निकलती है, मतलब मोस्टली जो है भ्रंश के किनारे, जहाँ पे कहीं यहाँ तो प्लेट दूर जा रही है या प्लेट पास आ रही है, इनके किनारों पर यानी यहाँ पर ही भूकंप है, वो वहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप ऊर्जा। और भूपट्टी की शैलों में गहन दरारें भी भ्रंश ही होती है। ये जो भ्रंश है वो क्या है, गहन दरारें हैं, इस तरह से दरार हैं भूपट्टी पे, ठीक है। तो ये जो कथन है वो अपन को समझ में आ गया कि हाँ भाई जो ऊर्जा निकल रही है वही भूकंप का कारण है। दूसरा कथन गलत है। वह स्थान जहाँ ऊर्जा निकलती है भूकंप का फोकस कहलाता है। उसने क्या लिखा था, अधिकेंद्र, जबकि वो फोकस होता है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। यहाँ से भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के सबसे समीप होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। तीसरा कथन भी गलत है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय किरणों को महसूस किया जाता है, ना कि फोकस पर। उसमें फोकस लिखा था तो वो गलत हो गया। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पे, जैसे कि देखो ये अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग में जो है वो भूकंप जनरेट हो रहा है, तो ये हो गया फोकस, ठीक है। उसके सीधी यानी सीधे 90 डिग्री के भाग पर यहाँ पे बनेगा एपिसेंटर, ठीक इसके ऊपर सीधे 90 डिग्री के कोण पे होता है ये, ठीक है। देखो ये सीधा है ना, इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इस यहाँ पे बनता है एपिसेंटर, ठीक है। यानी जहाँ पर भी सबसे पहले ऊर्जा निकल रही है फोकस में, जो उद्गम हो रहा है भूकंप का धरातल के नीचे, उसके जस्ट ऊपर जो है एपिसेंटर होता है, धरातल के बाहर, धरातल के ऊपर, ठीक है। वो धरातल के नीचे फोकस, धरातल के ऊपर एपिसेंटर, ठीक है। आगे चलते हैं। भूकंपीय तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक भूकंप स्थल और दुर्बल मंडल में आते हैं। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल और दुर्बल मंडल में आते हैं। भूगर्भिक तरंगें यानी बॉडी वेव्स उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। भूगर्भिक तरंगों में धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती है, यानी यह धरातलीय तरंगें उत्पन्न होने का कारण है, ठीक है। देखते हैं, देखो इसके अंदर जो है ये देखो प्राकृतिक जो भूकंप है वो केवल स्थल मंडल और दुर्बल मंडल में आते हैं। ये तो है, ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि दुर्बल मंडल में से तो लावा बाहर आता है ज्वालामुखी का, ऐसा माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल पर ही महसूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। और भूगर्भिक तरंगें यानी बॉडी वेव्स जो होती है, ये जो बॉडी वेव्स है ये उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है, बिल्कुल होती है।
और इसके बाद भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण ये जो पी और एस है इनका, और जो चट्टानें हैं जो लैंड की जो चट्टानें हैं उनके बीच जो है क्रिया होती है आपस में, उनसे जो है वो अलवेव बनती है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, अलवेव बनती है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो 2 और 3 जो है वो आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर हो गया बी। एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। देखो, पहला कथन असत्य है, सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल पे आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक, यानी जहाँ अभी अपन खड़े हैं, जिस स्थल मंडल की भू प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करते हैं, वहाँ से अगर अपन खोदना शुरू करें या नीचे जाएं तो 200 किलोमीटर की गहराई तक जो होगा वो स्थल मंडल होगा। लेकिन अपन जा नहीं सकते 200 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक ही जा पाए अभी तक। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है। भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। अगला देखो, दूसरा और तीसरा कथन सही है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे, भूगर्भिक तरंगे बॉडी व धरातलीय तरंगे सरफेस वेव। जो भूगर्भीय तरंगे होती है ना, एस और पी और एस, इनको बोलते हैं बॉडी वेव्स, और एक होती है सरफेस वेव, धरातलीय तरंगे जिसे बोलते हैं अल वेव। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रकार की होती है। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। सबसे पहले कौन सी? भूगर्भिक यानी बॉडी वेव्स, यानी पी और एस। पहले पी उत्पन्न होती है प्राइमरी, फिर सेकेंड उत्पन्न होती है, ये सबसे पहले उत्पन्न होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ जाती है। इन्हें ही भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। भूगर्भिक तरंगों यानी पी और एस और धरातलीय शैल यानी धरातल की जो चट्टानें है उनके मध्य अन्योन क्रिया होती है और उससे एक नई तरंग उत्पन्न होती है जिन्हें धरातलीय तरंग या अल वेव, ठीक है, लैंड वेव भी कहते हैं। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग और घनत्व अलग अलग घनत्व तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित भी हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग अधिक होगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना कि अधिक घनत्व वाले पदार्थों में जो तरंगों का वेग है वो भी अधिक होगा। ठीक है, यानी पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो तरंगों का वेग भी बढ़ेगा। यानी पदार्थ का घनत्व समानुपाती तरंगों का वेग, यानी उसके समान रहता है। दोनों बढ़ेंगे, एक दूसरे को बढ़ाएंगे, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। शील्ड के ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछा है। पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड सबसे विशाल होते हैं। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी यानी शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बनते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। कौन सा गलत है इसमें से? तो इसमें जो है वो डी गलत है। ये भीषण विस्फोटक नहीं होते, आराम से जो है लावा इस तरह से दरारों से बाहर आता रहता है, शील्ड बनती रहती है बड़ी सी चादर के रूप में इस तरह से। ठीक है, तो विस्फोट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। बाकी जो पृथ्वी पर है वो सबसे विशाल होते हैं क्योंकि बहुत दूरी तक ये जो है शील्ड फैल जाती है, दूर दूर तक। ठीक है, और हवाई द्वीप जो है वो इसी ज्वालामुखी का यानी शील्ड ही ज्वालामुखी से बने हुए। और शील्ड ज्वालामुखी जो है इनसे जो ये चट्टानें बनती है, जो ये चट्टान बन के तैयार हुई है, जो ये तरल लावा बाहर आया है इसके ठंडा होने से, इसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। ये बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो 3 सही है ये ऊपर वाले, और ये जो नीचे वाला डी है ये गलत है। बाकी ये 3 जो है वो सही है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। ठीक है, बेसाल्ट का प्रवाह जो है वो भी आगे बढ़ा होता है। हवाई द्वीप की ज्वालामुखी जो है शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तप्त होता है, बहुत गर्म रहता है लावा। आपको सीधी सी बात है, नीचे पृथ्वी गर्म है, ठीक है, तो लावा तप्त रहता है। चौथा कथन गलत है। कम विस्फोटक होना इन ज्वालामुखी की विशेषता, यानी विस्फोट तो होने का चांस ही नहीं है। ये तो बस ज़मीन में से दरार में से रिस कर जैसे पानी बाहर आ जाता है ना कभी कभी, जैसे अपन देखते हैं पाइप फूट जाता है कहीं धरातल के नीचे, तो वैसे पानी बह रहा होता है, उसी तरह से बह रहे होते हैं। तो विस्फोट होने का तो कोई चांस नहीं है, बहुत कम कभी कभी देखने को मिलता है। किंतु यदि इस तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो विस्फोट भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या है ना, जिस निकास नालिका से यानी इस खड्डे से ये बाहर आ रहे तो वहाँ कभी कभी पानी भर जाता है, तो कभी कभी इसमें विस्फोट भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, वो कभी कभी हो सकता है पानी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
ज्वालामुखी कुंड यानी काल्डेरा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंस गर्त का निर्माण हो जाता है। इन ज्वालामुखी को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल और इनके पास ही स्थित होते हैं। तो इसका आंसर अपन क्या हो जाएगा, इसमें से अपन को देखना क्या है, पहले अपन को ये देखना, अपन को देखना सही कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। कैसे सही है, क्योंकि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी जो होते हैं वो काल्डेरा वाले ज्वालामुखी का कुंड होता है, क्योंकि इसमें ना ज्वालामुखी जो है इस कुंड में जम जाता है लावा। ठीक है, फिर जब उसको वापस फटना होता है तो जमा हुआ लावा जो है उसको पहले हटना पड़ेगा, तो बड़ी ज़ोर से नीचे अंदर पानी गैस से जो है वो प्रेशर बना देती है। जैसे कुकर की सीटी कैसे बजती है उस हिसाब से प्रेशर बनता है और ये ज्वालामुखी ज़ोर से विस्फोट होकर फटता है, क्योंकि इसके जो कुंड होता है, जो मुंह होता है ज्वालामुखी का, उसमें जो लावा है वो जम जाता है, तो उसको पहले फटना पड़ता है, तो फटने के लिए विस्फोट होता है। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त बनते हैं। अब विस्फोट होगा तो गर्त तो बनेगा ही ना। उसके बाद तीसरा कथन क्या है, इन ज्वालामुखी को लावा प्रदान करने वाला मैग्मा का भंडार विशाल और इनके पास ही होता है। यानी इस तरह से ये कोई ज्वालामुखी है, इस तरह से यहाँ ज्वालामुखी निकल रहा है, तो यहीं यहाँ नीचे ही मैग्मा का चैम्बर होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, देखिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ज्वालामुखी कुंड यानी काल्डेरा के संबंध में सभी कथन सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी आमतौर पर यही है, और ये इतने विस्फोटक है कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। यानी जैसे कि वो विस्फोट होता है ना, वो ऊपर नहीं जाते। जैसे कोई ज्वालामुखी लावा निकल रहा होता है तो वो धीरे धीरे ज्वालामुखी मुख के आसपास जमता रहता है और वो ऊंचा होता रहता है, लेकिन इनमें क्या होता है, विस्फोट होने से ये नीचे धंस जाता है। नीचे धंसे हुए विध्वंसक गर्त लावा गिरने से जो खड्डे बन जाते हैं को ही ज्वालामुखी कुंड यानी काल्डेरा कहते हैं। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि लावा प्रदान करने वाला मैग्मा का जो भंडार है इतना जो है वो विशाल भी है और इनके पास भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दक्कन ट्रेप के शेल समूह को किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार, यानी जो भारत का जो दक्कन ट्रेप है, यहाँ पे ये जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, किसका कैसा परिणाम है, ये किस शील्ड ज्वालामुखी का है, मिश्रित का है, प्रवाह का है, कुंड का है, कैसा है ये, किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये जो है प्रवाह ज्वालामुखी का। ठीक है, यानी कि वही भारत के इस भाग में दक्कन ट्रेप में यहाँ पे एक दरार थी और इसमें से वो जो है प्रवाह की तरह ज्वालामुखी का लावा बाहर आता रहता था, तो ये क्या बन जाएगा, प्रवाह ज्वालामुखी का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो प्रवाह ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, देखो बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक निकलता रहता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए। भारत का दक्कन ट्रेप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार स्थित है, उसका ज़्यादातर भाग जो है वो इसी बसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके नीचे जो है बसाल्टी चट्टान है, इसीलिए वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से आग्नेयशैल बनती है। निकलने वाले लावा से आग्नेयशैल, ध्यान से पढ़ना है इसको। ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा होता है तो इससे बनने वाले आग्नेयशैल को पातालीय शैल कहते हैं, यानी पाताल के अंदर जब नीचे ही दम जाता है धरातल के ऊपर आए बिना। ठीक है, तो ये जो शैल हैं वो आग्नेयशैल जो होती है वो पातालीय शैल कहलाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है वो ठंडा होकर तो आग्नेयशैल बनेगा, उसे तो आग्नेयशैल बोलते हैं। फिर उसी के ऊपर अपर्दन होता है, तो उन्हीं अपर्दन के कारकों द्वारा जो अपर्दन करने के बाद उसे निक्षेपित किया जाता है, तो उसी से बनती है अवसादी चट्टानें। और आग्नेयशैल पर या अवसादी शैल पर बहुत टाइम तक ताप दाब लगने से बनती है कायांतरित चट्टानें। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। ठीक है, तो जो लावा के ठंडा होने से बनती है वो आग्नेयशैल, और ऐसी आग्नेयशैल जो धरातल के नीचे, जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारा धरातल है जिस पे अपन रह रहे हैं, इसके नीचे यहाँ ही जम जाए, ये बाहर ना आए, तो इसको बोलेंगे पातालीय आग्नेय चट्टान। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। विश्लेषण देखें एक बार, दोनों कथन सही है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेयशैल बनती है, और लावा का ये जमाव जो धरातल पर पहुँच कर होता है या धरातल पर पहुँचने से पहले भूपटल के नीचे जो शैलों का जमाव होता है, जैसे कि ये जो आग्नेयशैल बन रही है धरातल पे आके होता है, और जो धरातल के नीचे ही पहले से ही भूपटल के नीचे ही शैलों में हो जाता है लावा के ठंडे होने पे, उन्हें आग्नेयशैलों के वर्गीकरण में इस प्रकार अपन उसको समझ सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी शैलें जब लावा धरातल पे पहुँच कर ठंडा हो, पातालीय शैलें
जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाए। ठीक है, तो पाताल यानी नीचे, अपन को वैसे भी पता ही है, तो नीचे, धरातल के नीचे रहता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखोलित और बेतोलित का निर्माण किससे संबंधित है? ज्वालामुखी में होता है, भूकंप में होता है, नदी में होता है, हिम संकलन में होता है। तो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसमें पूरा चित्र भी बना के दिया है, क्या कहाँ बेकोलित है, कहाँ बेतोलित है, क्या लेकोलित है, क्या फेकोलित है, क्या डाइक है, सिडार है ना, ये सब मैंने आपको दिया है उस चित्र में। तो बेथोलित और लेथकोलित ये दोनों की दोनों ज्वालामुखी निर्मित, आंतरिक ज्वालामुखी निर्मित जो है, ज्वालामुखी जब पाताल में जम जाता है वहाँ बनती है दोनों की दोनों ही आकृतियाँ, लेकोलित और बेतोलित। ठीक है, इस तरह का मैंने आपको एक चित्र दिया था जिसमें मैंने यहाँ पे बताया मैग्मा चेम्बर है, और ये इस तरह से नाली के माध्यम से लावा जो है वो बाहर निकलता है, ये धरातल की ऊपर की लेयर पे, और इस तरह से ज्वालामुखी बनता है। लेकिन यहाँ बीच में नीचे फेकोलित, सिडार, ठीक है, इस तरह से सिडार बन जाता है, डाइक बन जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी आकृतियाँ बनती है। ठीक है, आपके नोट्स में मैंने जो है वो दे रखा है, उसको अच्छे से देखना। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर यानी अंदर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बेतोलित, लेपोलित, फेकोलित, सिल डाइक, ये सब मैंने उस चित्र में दिया हुआ है, सारी आकृतियों को आपको देखना। बेथोलित जो होता है, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड, बहुत ज़्यादा बड़ा, भूपर्पटी की अधिक गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में भी, देखो बड़ा भी होना चाहिए, गहराई भी होनी चाहिए, पर ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार का, इस तरह का गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है अनाच्छादन क्रियाओं के द्वारा। ऊपरी पदार्थ कभी कभी यहाँ ये जो धरातल होता है इसके नीचे रहता है ना, तो ये कभी कभी हट जाते हैं, तब ये अपन को नज़र भी आने लगते हैं। ग्रेनाइट के पिंड होते हैं, ये ग्रेनाइट से बने होते हैं। चट्टान कौन सी होती है? ग्रेनाइट। इन्हें बेतोलित कहते हैं, जो मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग है। अब आता है लेकोलित। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है, ये भी गुंबदनुमा ही है, जिनका तल समतल और पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा रहता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद से मिलती जुलती है। अंतर केवल ये है कि ये नीचे गहराई में होते हैं। ठीक है, यानी ये नीचे होते हैं लेकोलित, और जो ज्वालामुखी होते हैं वो धरातल के ऊपर होते हैं और ये धरातल के नीचे होते हैं। ठीक है, इस तरह से बस इतना ही अंतर है, बाकी ये मिश्रित ज्वालामुखी जैसे दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 16वां। ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है लावा का क्षैतिज दिशा में जमाव, क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव फेकोलित होता है। तस्तरी के रूप में, देखना इसको, तस्तरी के रूप में जमाव। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में दबाव शील है, चादर के रूप में, एक पूरी की पूरी शीट के रूप में जम जाए। लावा के दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति खड़ा होना डाइक। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, सही पूछा है इसने। तो इसमें दोनों सही, दो सही है, दूसरा और तीसरा, पहला गलत है। ठीक है, तस्तरी के रूप में जमाव नहीं होता है। ठीक है, तस्तरी के रूप में जो जमता है ना वो लेपोलित कहलाता है। अभी देखो अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, आपको समझ आएगा। पहला युग्म सही सुमेलित नहीं है, पहला युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत है। ऊपर उठते हुए लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के रूप में जमता है तो इसे लेपोलित कहते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में क्षैतिज तल के एक चादर के रूप में ठंडा होता है तो सील या शीट कहते हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर दो भागों में तो कम मोटाई वाले शीट और ज़्यादा यानी घनी मोटाई वाले शीट। जब लावा का प्रवाह दरारों और धरातल के लगभग समकोण होता है यानी इस तरह से खड़ा, तो इस अवस्था में ठंडा हो जाए तो दीवार की तरह संरचना बन जाती है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी जो है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत से पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। भारत में एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तीव्रता को किस में मापा जाता है? देखो तीव्रता की बात की है, गहनता को देखो वो अलग मापा जाएगा, और जो है तीव्रता को, तो तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। तीव्रता रिएक्टर स्केल में, और जो गहनता है भूकंप की जो गहनता है वो मर्केली स्केल, मैंने आपको नोट्स में दिया है दोनों साथ में लिख के। ठीक है, देखना उसको। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पे अथवा आघात की तीव्रता के आधार पे किया जाता है। तो भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल है। ठीक है, और इनका मान कितना है वो भी देखना है आपको। ठीक है, कि भाई रिएक्टर स्केल का जो मान है वो कितने के बीच में मापा जाता है, मर्केली स्केल का जो मान है वो कितने से कितने के बीच में, यह भी आपको देखना है।
आगे देखें अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथन, महाद्वीपों की भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में ज़्यादा है। यानी ये लो भाई महासागर बना देते हैं यहाँ, तो ये अपन ने देखो सीधी सी बात है, यहाँ मोटाई ज़्यादा है, यहाँ मोटाई कम है, तो महाद्वीपों की जो भूपर्पट्टी है इसकी मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। तो ये उल्टा हो गया, कम है यानी नहीं, ये ज़्यादा है, महाद्वीपों की ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये हो गया गलत। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में तो और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये पर्वत है, ये ऊंचा हो गया, और ये नीचे आइसोस्टेटिक के सिद्धांत के अनुसार और नीचे दबेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, ये सागर बनाया, तो ये लो भाई ये तो और नीचे चली गई, तो ये और ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई भी ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से होती हैं। हाँ भाई बेसाल्ट की होती है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो तीसरा ही सही है खाली, बाकी दो गलत हो गए। देखो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि भूपर्पट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति यानी भंगूर तरह की होती है, वो जल्दी टूट जाना। भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई कम है और महाद्वीपों में ज़्यादा है, यानी कि महासागरों की भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। तो अपन ये कह सकते हैं कि महाद्वीपों की ज़्यादा होती है, महासागरों की कम होती है। और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई केवल 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर होती है। और जब पर्वत बन जाए कहीं किसी भूपर्पट्टी पर अगर पर्वत बने हुए हैं, तो मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं की मोटाई तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हिमालय के नीचे ये है लगभग 20 किलोमीटर तक मोटी है, लगभग 20 नहीं, ये 70 होना चाहिए भाई, 70 करना है इसको ना, लगभग एनसीईआरटी में 70 लिखा हुआ है, 70 किलोमीटर तक जो है वो मोटी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 19वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पे आता है, ये उसका स्रोत क्रोड है। क्या क्रोड से आता है? भूपर्पट्टी और मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। देखो इसमें ये पूछ रहा है कि भाई सही क्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कथन सही होना चाहिए। देखो ये वाला, जैसे कि मैंने आपको एक ये संरचना बना के दी थी, तो ये जो है ये अपनी भूपर्पट्टी है, फिर नीचे है दुर्बलता मंडल और मेंटल, पूरा ये पूरा मेंटल है। ऊपर वाला भाग जो बच गया ऊपर वो है ये वाला भाग, ये है भूपर्पट्टी, ठीक है। और ये नीचे है ये क्रोड है, कोर है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये भी दो भागों में बटा हुआ, ठीक है। तो भूपृष्ठ का ये भाग है ये, और ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है ये मिलकर जो है स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है मेंटल नहीं, मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल तो ये पूरा है, लेकिन अब इसमें तो स्थल मंडल में तो सिर्फ ये भी शामिल होता है, ये शामिल नहीं होता, तो ये तीसरा कथन तो गलत हो गया। और ये कह रहा है जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा है वो यहाँ से आता है क्या? नहीं, यहाँ से आता है, यहाँ दुर्बलता मंडल में ही जो है वो लावा पाया जाता है। तो इसका स्रोत जो है वो मेंटल में दुर्बलता मंडल होता है, ठीक है। और मेंटल का ऊपरी भाग ये जो है, ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है इसे ही दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला कथन तो सही हो गया, लेकिन ये दोनों क्या है गलत हो गया, क्योंकि इसने क्रोड लिख दिया मेंटल की जगह या दुर्बलता मंडल की जगह, और इसने मेंटल का ऊपरी भाग नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, एक कथन सही है खाली, ठीक है। देखो पहला कथन सही है, भूगर्भ में भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मोह असंतते, देखो असंबद्धताएँ होती है ये कुछ, अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। वहाँ से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो मेंटल पूरा पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर कहते हैं। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक, यानी दुर्बलता मंडल जो है वो 400 किलोमीटर तक पाया जाता है पृथ्वी के नीचे। तो कथन दूसरा जो है वो गलत हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार जो होता है उसके दौरान जो लावा धरातल पे आता है उसका मुख्य स्रोत मेंटल है। इसका घनत्व भूपर्पट्टी की चट्टानों से अधिक होता है। तीसरा कथन ये भी गलत है, क्योंकि भूपर्पट्टी या मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल को बनाते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग, उसने मेंटल तो लिखा है लेकिन ऊपरी भाग नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो ये जो असंबद्धता है वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक बार चित्र बनाना पड़ेगा, आप देखते रहना। ठीक है, तो ये देखिए ये जो भूपर्पट्टी है देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है ये है भूपर्पट्टी, ठीक है, जिस पे अपन रहते हैं।
ठीक है। इसको भी दो भागों में, ये जो क्रस्ट होती है इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट भी दो भागों में, दो लेयर्स में है, ठीक है। तो क्रस्ट जो है ये दो लेयर में है, तो इसके बीच में जो है वो कोनाड असंबद्धता, कोनाड नाम की असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता क्या होती है? ऐसा क्षेत्र, दो पट्टियों, दो धरातल की दो लेयर्स के बीच में ऐसा क्षेत्र जिसमें ऊपर वाली का और नीचे वाली दोनों का गुण जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये पाई जा रही है इसे बोलेंगे कोनाड असंबद्धता। कहाँ पे? इसमें, इस क्रस्ट में। उसके बाद में जो क्रस्ट है और फिर उसके बाद में मेंटल शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो मेंटल भी दो भागों में बटा हुआ, ऊपर दुर्बलता मंडल, नीचे निचला मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये भाग पाया जा रहा है इसे बोलते हैं मोह। मोह, देखो ये लिखा हुआ मोह, मोह असंबद्धता, ठीक है। उसके बाद में इस मोह के बाद में नीचे आती है जो मेंटल को ही दो भागों में बांट रहा है, क्योंकि पूरा पूरा मेंटल है यहाँ तक। तो ये मेंटल को दो भागों में बांटती है ये रेपिटी, ये रेपिटी असंबद्धता, ठीक है। फिर जो मेंटल और करोड़, यहाँ से करोड़ शुरू हो जाता है, तो मेंटल और करोड़ को अलग करने वाली जो है वो है गुटेनबर्ग। लिखी है मैंने सब चीज़ें नोट्स में, ध्यान से देखना। अब ये कोर है, इस कोर को दो भागों में बांटने वाली जो है इसे बोलते हैं लेहमान, लेहमान असंबद्धता, ठीक है। इस तरह से ये असंबद्धताएं जो है पृथ्वी के धरातल के नीचे पाई जाती है। यानी कि दो जो लेयर्स हैं उनको अलग करती है ये, यानी जो दो लेयर्स है पृथ्वी के धरातल के नीचे, उनके बीच में ऐसी लेयर है जिसमें ऊपर और नीचे वाली दोनों के गुण मिलते हैं, इसलिए ना उसको असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड तो ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का क्रोड निकल और लोहे से बना है, दोनों में से कौन सी कथन सही है? सही पूछा है। अब देखो, अभी वही वापस चित्र बनेगा, ये लो, यहाँ क्रोड की बात हो रही है, तो क्रोड दो भागों में बटा हुआ, मैंने अभी बताया था। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये थोड़ा सा तरल है इसके मुकाबले में, नीचे वाले के मुकाबले में। और ये जो क्रोड है इसके अंदर जो है इसे बोलते हैं नीफे। नीफे क्यों? क्योंकि निकल और फेरम, फेरम यानी लोहा, लोहे से बना हुआ है, तो निकल और लोहे से बना हुआ है, दोनों ही कथन सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोनों कथन सही है, भूकंपीय तरंगों के वेग से पता चला है ये बात, ठीक है। क्या पता चला है? कि पृथ्वी के कोर को समझने में जो है वो सहायता की है भूकंपीय तरंगों ने, और पता ये चला है कि पृथ्वी का बाह्य आउटर कोर, कोर का जो बाहरी भाग है, जो ऊपर वाला कोर है, कोर का जो ऊपरी हिस्सा है वो तरल है, और मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और केंद्र में 6300, ठीक है, 6300 किलोमीटर की गहराई तक, केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। यानी देखो यहाँ जो है घनत्व बढ़ रहा है, ये इससे ये पता चलता है कि क्रोड जो है भारी पदार्थ, तो जैसे मुख्यतः निकल और लोहे से बना है, जिसे निफे कहा जाता है, इसे निफे परत भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, देखिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पे पहुंचते हैं। यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो जो तरल पदार्थ बाहर आ रहा है वो दुर्बलता मंडल से निकल रहा है, ठीक है। अगला जो है वो लिखा हुआ है कि तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। यानी नीचे, जब धरातल के नीचे जब ये मेंटल के ऊपरी भाग में तो इसे मैग्मा कहेंगे, जब बाहर आ जाएगा तो लावा कहेंगे, ठीक है। तीसरा कथन, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। यानी ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है उसके साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर वो भी बाहर निकलता है। तो इसमें से सत्य पूछा है, इसने क्या पूछा है? सत्य कथन कौन सा है? तो ये तीनों ही कथन सही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो चट्टानी पदार्थ है वो दुर्बलता मंडल से, मैंने अभी बताया था आपको कि दुर्बलता मंडल यानी मेंटल का ऊपरी भाग, उसमें से निकल के आता है। और ये जब आता है और ये जब नीचे रहता है, यानी जब अभी तक धरातल पे नहीं पहुंचा, सिर्फ दुर्बलता मंडल के अंदर ही, तो इसे मैग्मा कहेंगे, और धरातल पे आते ही इसको लावा कहेंगे, ठीक है। ये नीचे तो मैग्मा कहलाएगा, यहाँ ये रहेगा धरातल के नीचे तो मैग्मा, और जैसे ये बाहर आ जाएगा इसे लावा कहेंगे, ठीक है। और ये जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी आता है, तब उसमें से नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक भी बाहर निकलते हैं साथ में, ठीक है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से पदार्थ निकलकर, जैसे राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा, और पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं ये सब। यदि ये पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी अभी निकल रहा हो, तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, यानी बस वो निकलता ही रहता है ना बाहर, बस बंद नहीं हो रहा हो वो,
ठीक है, जैसे ये ज्वालामुखी है, ठीक है, अब इसमें से ये लावा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो ये सक्रिय है, ठीक है। अब क्या है ना, कभी कभी ज्वालामुखी निकल के ये ठंडा हो गया, अब नहीं निकल रहा, बस ये ठहर गया यहाँ पे, तो ये असक्रिय हो जाएगा, ठीक है, निष्क्रिय हो जाएगा। फिर कभी निकलेगा बाद में तो देखेंगे, अभी तो नहीं निकल रहा, लेकिन ये जो सक्रिय होता है उसमें से निकलता रहता है, ठीक है। अगला, तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है तो मैग्मा कहलाता है, ठीक है। जब ये भूपटल के ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाता है। यानी वही वाली बात, देखो ये भाई पृथ्वी है अपनी, ठीक है, और ये भूपरपट्टी है, नीचे मेंटल, मेंटल दो भागों में या दुर्बलता मटल, तो यहाँ पे जो है मैग्मा रहता है, यहाँ पे जो ये लावा है ये मैग्मा कहलाता है। अंदर रहेगा तब तक मैग्मा रहेगा, जैसे ये धरातल पे प्रकट हो जाएगा उसे अपन लावा कह देंगे, ठीक है। अगला देखो, जो ज्वालामुखी पदार्थ धरातल पे पहुँचते हैं उससे उसमें लावा प्रवाह, लावा तो होता ही है, लावा के जमे हुए कुछ टुकड़े या मलबे जिन्हें ज्वलन खंडाश्म कहते हैं। ज्वालामुखी बम, राख, ज्वालामुखी छोटे छोटे जो पत्थर है वो निकलते हैं बम की तरह, राख भी निकलती है, धूल कण गैस है जिसमें नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक की कुछ मात्रा में, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी शामिल होते हैं। इस तरह की गैसें निकलती है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, इस तरह की कुछ गैसें भी निकलती है इस लावा उद्गार में, ठीक है। तो तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी आज की क्लास थी। होप यू एंजॉय क्लास और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे, किसी वर्ड को समझने में मुश्किल आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करें आप लोग कि मैम हमें ये बात समझ में नहीं आई, ये वाली लाइन आप वापस एक्सप्लेन करना किसी और वीडियो में, यानी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शामिल कर लूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।